गांव का रघु, जो बरसों से कपड़ों का कारखाना चला रहा था, आज अपनी आंखों के सामने सब कुछ जलता देख रहा था। अपनी माँ का इकलौता बेटा। पिता ने गांव में एक छोटा सा कपड़ों का कारखाना बनाया था। अभी रघु की उम्र छोटी ही थी कि पिता इस दुनिया से चले गए। माँ ने बड़ी मेहनत से बेटे को पाला और रघु ने अपने पिता के छोड़े हुए उस कारखाने को संभाला। पसीने की हर बूंद से उसने उस कारखाने में जान डाल दी। कुछ ही महीने पहले उसकी नई नई शादी नीना से हुई थी। अरे ऊपर वाले, सारी जिंदगी की कमाई छट से राख हो गई रे। अब मैं घर का खर्च कैसे चलाऊंगा? कारखाना जो उसके बाप की याद था, राख बन चुका था। कदम आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ बढ़ रहे थे, मगर दिल के अंदर एक ही सवाल गूंज रहा था। माँ को क्या कहूंगा? उसके आंसू कैसे रोकूंगा? और नीना, उसके सपनों का क्या होगा? क्या मुंह दिखाऊंगा उन दोनों को? अरे रघु, इतनी देर क्यों लगा दी? वैसे तो तू तो शाम को ही आ जाता है। और ये तेरा चेहरा इतना काला क्यों हो रहा है? बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया। कारखाना जल गया। न जाने कैसी आग लगी, किस तरह भड़की, पर जब तक हम पहुंचते सब धू धू करके राख बन चुका था। जो बनाया था, जो संभाला था, सब कुछ खत्म हो गया। हाय री, ये क्या हो गया? हम बर्बाद हो गए। अब क्या होगा? वो रात रघु और उसके घर वालों के लिए कयामत से कम नहीं थी। नीना, एक समझदार और बहादुर लड़की, पूरी रात जागती रही। उसके दिल और दिमाग में बस एक ही ख्याल था, कैसे रघु की मदद करे और सब कुछ ठीक कर दे। सुबह होते ही उसने पहले प्यार से माँ बेटे के लिए नाश्ता तैयार किया, फिर चुपचाप अपने कमरे में जाकर अपने गहने ले आई और दृढ़ आवाज में कहा, सुनो, मेरे गहने बेच दो ना। यूं ही संदूक में पड़े रहने से तो अच्छा है कि उनसे कुछ नया शुरू कर लो। देखो, वक्त चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, रब कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। मुझे पता है, थोड़ी सी हिम्मत करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं नीना, ये कैसे बेच दूं? ये तो तेरी माँ ने तुझे शादी के वक्त बड़े प्यार और मान से बनवा कर दिए थे। हर गहने में उनकी दुआएं और अपनापन बसता है। ये तेरे अपने हैं नीना, मैं इन्हें कभी नहीं बेच सकता। आप अभी ये गहने बेच दें, जब आपका काम चल पड़ेगा तो फिर वही सब दोबारा बनवा लेना। ऐसे सामान का क्या फायदा जो मुश्किल समय में किसी काम का ना हो। संदूक में पड़े गहनों से बेहतर है कि उन्हीं पैसों से हम खाना, मजदूरी और अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर लें। दिल से कह रही हूँ, जो चीज हमें मुश्किल वक्त में सहारा दे वही असली दौलत है। अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ, मगर ये गहने बेचकर भी इतनी रकम नहीं आएगी कि कारखाना फिर से चला सकूं। हमें कोई और रास्ता देखना होगा, कोई छोटा मगर पक्का काम जो तुरंत रोजी। गांव वाले खाने पीने के बड़े शौकीन हैं। अगर हम यहाँ एक छोटा सा चाइनीज कॉर्नर खोल दें तो यकीन मानो खूब चलेगा। लोग ट्राई करेंगे, बातें फैलेगी और धीरे धीरे हमारा नाम भी बन जाएगा। हम कुछ नया और मजेदार शुरू करें जो सीधे उनके दिल और पेट तक पहुंचे। नीना का ये आइडिया रघु और उसकी माँ को भी अच्छा लगता है। कुछ ही दिन बाद रघु नीना के गहने बेचकर मेहनत और लगन से एक छोटा सा चाइनीज ठेला लगा देता है, जो धीरे धीरे गांव में खूब चलता है। अरे वाह रघु भैया, मजा ही आ गया। हाँ, क्या खूब जायका है। इस नई चीज का पेट भर गया, मगर मन नहीं भरता। अरे जग्गू, ये चाउमीन है। हाँ चाउमीन, पर सुन, ये कोई अंग्रेजी वाली नहीं है। इसमें तो मैंने देसी तड़का लगाया है। एक एक निवाला ऐसा चटपटा है ना, जीभ बोले वाह भाई वाह। ऐसी चाउमीन तूने कभी ना खाई होगी जग्गू, बिल्कुल देसी स्टाइल में, धुआं उड़ाता मजा। अरे रघु, तुसी तो कमाल कर देता। ऐसा नया तड़का लगाया है कि जुबान की तो बल्ले बल्ले हो गई। यम्मी। अब हाँ, और एक प्लेट तो दे दो भाई। देखते ही देखते रघु के ठेले के खाने की खुशबू पूरे गांव में फैलने लगी। सड़क के उस कोने से उठती महक सीधी लोगों के दिल तक पहुंच रही थी। भीड़ लगने लगी। कुछ तो ऐसे थे जो रोज ही आ जाते। रघु के ठेले से उनका दिन बन जाता और जिंदगी फिर पटरी पर आने लगी थी। पर जहां रघु का चाइनीज कॉर्नर चमक रहा था, वहीं बाकी ठेले वाले और दुकानदारों के दिल में आग जल उठी थी। वो सब सरपंच और उसके रिश्तेदारों के थे, जिनकी दुकानें पहले धड़ल्ले से चलती थीं, पर अब लोग रघु की तरफ मुड़ गए थे। रोज रोज का ये मंजर उन्हें चुभने लगा था। देखते ही देखते रघु का छोटा सा ठेला एक बड़े से चाइनीज कॉर्नर में बदल जाता है।
और फिर वह सरपंच के रिश्तेदारों की दुकानों और ठेलों के ठीक सामने वाली जगह पर अपना चाइनीज कॉर्नर रेस्टोरेंट खोल देता है। गुस्सा अब चेहरे से झलकने लगा और फिर एक दिन सब इकट्ठा हुए, बातों का पारा चढ़ा और आखिर फैसला हुआ। सरपंच के पास चलना पड़ेगा। फिर वो सब गुस्से में तिलमिलाते हुए सरपंच के घर जाते हैं। सरपंच जी, अब बस हो गया। ये रघु का ठेला तो सीधे होटल बन बैठा है। हमारे पुराने ठेलों पर अब कोई ठहरता ही नहीं। उसने जो फिरंगी जायका गांव में फैला रखा है ना, रोज रोज लोगों की जुबान पर वही चढ़ा रहता है। हमारा काम तो बिल्कुल ठप हो गया। हाँ, बिल्कुल ठप। अगर ये हाल इसी तरह चलता रहा ना, तो ना हमारी दुकान बचेगी ना ठेले। एक दिन सब बंद हो जाएगा। हम कहाँ जाएंगे फिर? किसके दरवाजे पर रोटी के लिए हथेली फैलाएंगे? हमें तो बिल्कुल दबा दिया गया है, बिल्कुल कुचल कर। हाँ सरपंच, तुम तो आंखें ही बंद कर लिए हो। रिश्तेदार होने के बावजूद भी हम तुम्हें अपनी दुकान चलाने का महीना का पैसा देते हैं और अब तुम भूल गए क्या? जल्दी से कोई हल निकालो, नहीं तो सिर्फ हमारा ही नहीं तुम्हारा भी बड़ा नुकसान होगा। समझे तुम? समझे? अरे तुम लोग जरा भी परेशान मत हो। मैं अभी ऐसी चाल चलूंगा, ऐसी कि इस रघु की अकड़ मिनटों में ढह जाएगी। ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि आगे से हमारी दुकानों की तरफ देखने की भी हिम्मत न बचे इसमें। बस तुम देखते जाओ। अभी इसी वक्त इसकी सारी उछल कूद, सारी शेखी एक ही झटके में निकलवा दूंगा। समझे? एक ही झटके में। जैसे ही सरपंच की दहाड़ खत्म होती है, वह गुस्से में दांत भेंचकर कुर्सी से उठता है, हाथ का जोरदार इशारा करता है और ऊंची आवाज में पुकारता है, अरे भोलू! दरवाजे के बाहर से उसका खास आदमी फौरन दौड़ता हुआ अंदर आता है, माथे पर पसीना और चेहरे पर तनाव स्पष्ट। सरपंच उसकी आंखों में सीधे देखकर भारी आवाज में आदेश देता है, सुन, अभी इसी वक्त रघु के ढाबे पर जाकर उसे साफ साफ कह देना कि उसका ये चीनीज कॉर्नर यहाँ नहीं चलेगा। अपने लिए कहीं और इंतजाम करे, नहीं तो भारी नुकसान उठाएगा। समझा? जो हुक्म सरकार। अरे ओए रघु, बड़ी चल रही थी तेरी दुकान। हाँ चल, अब नहीं चलेगी। सरपंच का साफ साफ हुक्म है, अपना ये चाइनीज कॉर्नर कहीं और लगा ले। इस गांव में अब तेरी ठहरे ठहरे वाली अकड़ नहीं चलेगी। और सुन ले कान खोलकर, अगर दोबारा सरपंच के इलाके में अपना चाइनीज कॉर्नर लगाया ना, तो ऐसा भारी नुकसान होगा कि संभलने की भी जगह नहीं बचेगी। समझा या समझाऊं? क्यों भाई, मैं अपना चीनी कॉर्नर क्यों हटाऊं? हाँ, किस बात की इतनी मिर्ची लगी है तुम्हें? हर शाम यहाँ लाइन लगती है, लोग बोल बोल कर थक जाते हैं। भाई चाउमीन दे दो, भाई मंचूरियन दे दो, और तुम आकर बोल रहे हो कि इसे हटा दो। क्योंकि तेरे इस चीनी कॉर्नर की वजह से सरोज और उसके रिश्तेदारों का सारा कारोबार ठप हो गया है। और ज्यादा सवाल जवाब मत कर, अभी के अभी खाली करवाएंगे सब। समझा? तुम्हें सच में लगता है कि इतने सारे लोगों के होते हुए तुम इस चीनी कॉर्नर को यहाँ से हटवा सकते हो? चलो मान भी लेते हैं कि तुम कोशिश कर लोगे, लेकिन ये कॉर्नर अब पूरे गांव वालों की जान बन चुका है। अगर तुमने इसे जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो ये सारे लोग सरपंच के दरवाजे पर पहुंचकर हंगामा खड़ा कर देंगे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम सरोज जी से कहो कि वे अपनी दुकान पर भी यही दिनांक शुरू करें। अगर वे ऐसा करेंगे तो उनकी दुकानें भी चल पड़ेंगी और सबका भला होगा। फिर वो नाक मुंह चढ़ाता हुआ सरपंच के पास जाकर सारी बात बता देता है। सारी बात सुनकर सरपंच के रिश्तेदार उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लगता है अब सरपंच जी की धाक तो गांव में बची ही नहीं। 2 कौड़ी के लड़के ने सरपंच जी का हुक्म ऐसे टाल दिया जैसे मच्छर उड़ा रहा हो। वाह रे सरपंच, तेरी इज्जत तो आज चूल्हे की राख से भी सस्ती पड़ गई। इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे ही मना कर दे। अब इसके साथ समझदारी से चलना होगा, क्योंकि इसके पीछे पूरा गांव खड़ा है। अगर हमने इसे जाहिर तौर पर कोई नुकसान पहुंचाया तो पूरा गांव हमारे खिलाफ हो जाएगा, लेकिन हमला पीछे से करना होगा, और ये काम कैसे करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। अगली सुबह रघु के चाइनीज कॉर्नर से जो भी कुछ खाता, कुछ ही देर में पेट पकड़कर कराहने लगता। यह देख रघु अपना सिर पकड़ बैठा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। रघु के चाइनीज कॉर्नर से लोग लगातार कम होने लगते हैं और यह सब देखकर सरपंच और उसके रिश्तेदार खूब हंसते हैं। रघु घर जाकर सारी सूरत हाल अपनी माँ और पत्नी को बताता है। नीना, जो समझदार लड़की है, तुरंत समझ जाती है कि यह सब सरपंच की कोई चाल है। यह सब यकीनन सरपंच की ही कोई चाल है, रघु के चाइनीज कॉर्नर को खत्म करने की।
हमें ये सब कुछ करके गांव वालों के सामने लाना होगा ताकि सरपंच का असली चेहरा सबके सामने आए और हमारे चाइनीज कॉर्नर की बदनामी भी ना हो। अगली सुबह नीना चुपचाप रघु के चाइनीज कॉर्नर पर हर आने जाने वाले पर नजर रखती है। अचानक उसकी नजर पड़ती है कि जहां रघु सारी खाने पीने की डिशेस रखता है, कोई चुपके से पीछे से उन डिशेस में कुछ डाल रहा है। नीना तुरंत समझ जाती है कि यह सरपंच का आदमी है। इसी समय उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे नीना, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? कल जब तुमने मुझे और माँ जी को सब कुछ बताया था तो मुझे ये शक हुआ कि इसमें शायद सरपंच का हाथ हो सकता है। जब मैं यहाँ पहुंची तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि सरपंच का आदमी हमारे खाने में कुछ मिला रहा था। जब तुम ग्राहकों में मसरूफ होते हो तो वो मौके का फायदा उठाकर खाने में कुछ ऐसा डाल देते हैं जिससे सबके पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन रघु, अगर हम ये बात बिना सबूत के कहें तो कोई हम पर यकीन नहीं करेगा, इसीलिए मेरे पास एक प्लान है। थोड़ी देर बाद नीना एक मेज पर पानी का डोंगा लेकर बैठ जाती है और कहती है, हमारे खाने में कोई कुछ मिला रहा है, लेकिन ये पता करने के लिए कि वो कौन है, हम सबको अपने हाथ इस पानी में डालने होंगे। जो भी पेट दर्द की दवा जैसा जहर खाना बनाने के वक्त मिला रहा है, जैसे ही वो अपना हाथ इस पानी में डालेगा, उसके हाथों का रंग नीला हो जाएगा। इसलिए आप सब हमारी मदद करें ताकि हम उस शख्स को पकड़ सकें जो ये सब कर रहा है। इतना कहना था कि सामने ही सरपंच और उसके रिश्तेदार दुकानदार खड़े हो जाते हैं। उनके चेहरों पर बेचैनी साफ नजर आती है, जैसे उन्हें मालूम हो कि अब सच्चाई सामने आने वाली है। तो सबसे पहले शुरुआत सरपंच जी और उनके रिश्तेदारों से ही करते हैं, क्योंकि यही लोग इस गांव के बड़े भी हैं और अगर ये बेगुनाह हैं तो इन्हें सबसे पहले हाथ पानी में डालने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। ये सुनते ही सरपंच और उसके रिश्तेदारों के चेहरों पर पसीना छलकने लगता है। 3 लोगों के बाद जब शेखू की बारी आती है तो वो डर के मारे अचानक पीछे हट जाता है और वहीं खड़े खड़े रोने लगता है। उसकी आवाज कांप रही होती है, जैसे वो पकड़ा जाने के डर से टूट गया हो। मुझे माफ कर दो। वो दवा मैंने सरपंच के कहने पर डाली थी ताकि रघु का चाइनीज कॉर्नर बंद हो जाए और हमारी दुकानों का नुकसान होना बंद हो जाए। मैं मजबूर था, मुझे सच में माफ कर दो। देखा रघु, कैसे उन्होंने अपना जुर्म अपने मुंह से कबूल लिया। ये तो बस एक आम पानी था। मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया था कि तुम खाने में कुछ मिला रहे, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम खुद अपने मुंह से कबूल करो। अब ये बात दूध का दूध और पानी का पानी हो गई है सबके सामने। सारा गांव सरपंच और उसके रिश्तेदारों को लानत मलामत करने लगता है। सबके चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ दिखाई देती है। यूं रघु और नीना अपने चाइनीज कॉर्नर पर लगा धब्बा हटाने में कामयाब हो जाते हैं। और मजेदार और नई कहानियों के लिए शान के टून्स को सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।